हेलो एवरीवन। सो आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर आपकी क्लास 8 से जंतुओं में जनन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जनन जो वर्ड आपको दिख रहा है, जंतु का मतलब तो सभी जानते होंगे। जंतु मतलब कोई भी जो जंतु है, ठीक है, पौधे होते हैं, पेड़ पौधे या फिर जंतु होते हैं। तो ये जो जनन वर्ड है इसका मतलब समझते हैं। तो जनन वर्ड अपना बना है दो शब्दों से मिलकर, या फिर इसको तोड़ सकते हैं दो वर्ड के अंदर। तो ये जन और ना, तो ये जो जन है आपने सुना होगा जनसंख्या, जनगणना, ठीक है। और ये जो नय का मतलब है, ठीक है, नय आपने उपसर्ग पढ़ते पढ़े होंगे हिंदी में। तो ये नय का मतलब होता है उत्पन्न करना, ठीक है। और जन का मतलब यहाँ पे क्या निकलता है, जीव, यानी कि जीव उत्पन्न करना जो है वही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारी बॉडी होती है, जो जंतुओं की बॉडी होती है, उसके अंदर उनका पाचन होता है, प्रीसंचरण होता है, प्रीसंचरण तंत्र होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा हृदय आता है, उत्सर्जन होता है, श्वसन होता है। ऐसे बहुत सारे जैव प्रक्रम होते हैं, यानी कि जैव प्रक्रम यानी कि ऐसे प्रक्रम जो एक जीव के अंदर चलते हैं, तो उन्हें कहा जाता है जैव प्रक्रम। तो हर जीव को ये चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि उसको खाना खाना पड़ता है, तो खाने के बाद उसका पाचन होना जरूरी है। पाचन होने के बाद जो प्रीसंचरण तंत्र है वो पूरे जो फूड है उसको पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाता है। आपका श्वसन तंत्र है, जो कि फूड जो आपने खाया है वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और उससे आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो ये जो खाना है, ये जो ऑक्सीजन है, इसको बॉडी के हर भाग तक पहुंचाने के लिए हमें ज़रूरत होती है हमारे प्रीसंचरण तंत्र की, ठीक है। तो जो ये काम चल रहा है, पाचन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ वेस्ट निकलेगा, तो वो वेस्ट को बाहर निकालने का काम हमारा उत्सर्जन तंत्र करता है, ठीक है। तो ये सारे जो है जैव प्रक्रम है, यानी कि जो भी सजीव होते हैं, जीव जंतु, उनके अंदर ये होते हैं और जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। जो जैव प्रक्रम है, जैसे कि पाचन है, प्रीसंचरण है, उत्सर्जन है, श्वसन है, तो ये सारे जैव प्रक्रम किसके लिए ज़रूरी है, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। लेकिन इसी तरह से जो जनन है, जनन का जो प्रक्रम है वो जीवों की जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो जीवों का जो उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अब इसकी ज़रूरत किस में है, तो जीवों की निरंतरता बनाने के लिए, क्योंकि अगर जीव दूसरे उत्पन्न नहीं होंगे तो फिर निरंतरता कैसे बनेगी, कैसे जो है पीढ़ियाँ चलेंगे। तो ज़रा सोचो क्या होता यदि जीव जनन नहीं करेंगे, तो क्या होगा बच्चों, एक बार सोच सकते हो। तो कोई भी जीव देखो यहाँ पे अमर नहीं होता। क्या आप अमर हो, आपकी एज बढ़ती जाएगी, कभी आप बूढ़े भी होगे, ठीक है, तो आपकी मृत्यु भी होगी, ठीक है। ये सभी जीवों का एक पूरा स्टेप है कि उनको जो है पैदा होना है, उसके बाद उनको अपने लाइफ स्टेज से निकलना है और लास्ट में उनको मृत्यु मिलेगी, यानी कि कोई भी जीव अमर नहीं है यहाँ पे। तो सभी जीवों का जीवन काल होता है जिसमें वो जन्म लेते हैं, मरते हैं। तो ये कैसे सुनिश्चित होता है कि प्रकृति में जीवन चलता रहे। जीवन की निरंतरता के लिए कोई प्रक्रम तो होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, मरने के बाद ऐसा होता है ना कि कोई ना कोई क्या होना चाहिए यहाँ पे, कि जो जीव हैं उनका उत्पन्न होना भी जरूरी है। तो वो क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है, तो वो क्या कहलाती है, यहाँ से डेफिनेशन नोट करनी है जनन की, कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ये क्रिया न केवल मनुष्यों बल्कि जंतुओं में भी होती है, पेड़ पौधों में भी होती है। तो आपने अपनी जो है 7th क्लास में पादपों में जनन किया था पिछली बार। इसके अलावा एकल कोशिकाओं के लिए भी ज़रूरी है ये, यानी कि एक कोशिका से जिनका शरीर बना होता है उनके लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है। तो ये प्रक्रम हर जीव की निरंतरता को सुनिश्चित करते हैं और जीवन को विलुप्त होने से बचाते हैं। तो ये समझ आ गया होगा आपको कि जनन किस लिए आवश्यक है। तो दो चीज़ों के लिए यहाँ पे आवश्यक है, कि जीवों की निरंतरता बनाने के लिए, और दूसरा ताकि कोई भी जीव विलुप्त ना हो जाए, ठीक है, विलुप्त ना हो जाए, यानी कि विलुप्त होने से बचने के लिए जनन होना आवश्यक है। अब एक आम के पेड़ से ही बनता है, और हर बार बिल्ली के बच्चे से बिल्ली जो है बिल्ली को ही जन्म देती है, अपने जैसे छोटे छोटे प्यारे बच्चों को जन्म देती है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा होगा, तो तालिका में दिए जंतुओं के बच्चों के नाम लिखकर इसे पूरा करना है। तो यहाँ पे मनुष्य है, मनुष्य का शिशु होता है, ऐसे ही आपको बिल्ली का बताना है।
तो ये यहाँ पे आपको जो जंतु हैं उनके संतति के नाम लिखने हैं। तो जनन की विधियाँ, अब जनन की विधियाँ जानते हैं। तो जनन की हमारी दो विधियाँ होती हैं, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। तो जहाँ भी ए लगता है तो उसका मतलब होता है ना, ठीक है। तो लैंगिक जनन जहाँ पे लिंग इन्वॉल्व होते हैं, आप लिंग वचन पढ़ते हो ना हिंदी के अंदर, तो लिंग जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो लिंग दो ही तरह के होते हैं, ठीक है। लिंग हमारे दो ही होते हैं। अलैंगिक जनन, यहाँ पे जो लैंगिक जनन है उसके अंदर हमारे लिंग जो है प्रयोग होंगे, यानी कि नर और मादा जो लिंग है उनसे मिलके जो जनन होता है लैंगिक जनन कहलाएगा। और जिनके अंदर जो माता पिता है वो भाग नहीं लेते, अकेला जीव ही जो है जनन प्रक्रिया को करता है, तो उसको अलैंगिक जनन यहाँ पे कहा जाता है। तो यहाँ पे स्वयं को जांचिए। तो क्वेश्चन देखते हैं, जनन को परिभाषित कीजिए। तो अब जान लेते हैं अपने वर्कशीट नंबर 26 के सभी आंसर्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि जनन को परिभाषित कीजिए। तो ये देख लेते हैं, जो है प्यारे बच्चों ने वर्कशीट के आंसर करके भेजा था, तो उसके आंसर जानते हैं यहाँ पे कौन सा सही है, और जो भी थोड़ा रॉन्ग होगा तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो जनन क्या होता है कि वो सभी प्रक्रियाएँ, वो क्रियाएँ जिससे जीवों को अपने जैसे जो जीव हैं उनको उत्पन्न करने में सहायता होती है, तो उसे क्या कहते हैं, जनन कहलाती है। तो ये डेफिनेशन तो आपकी प्रॉपर दी ही हुई है वर्कशीट के अंदर, तो ये सेम रहेगी। तो जीवों में जनन के महत्व क्या है, तो ये महत्व जो है दो है, एक तो निरंतरता बनी रहे और दूसरा क्या है कि हम विलुप्त होने से बच जाते हैं। क्योंकि देखो कोई भी जीव जो है वो अमर तो है नहीं, तो उसको जो है अपनी निरंतरता बनानी है। और निरंतरता कैसे बनेगी, जब दूसरे जीव पैदा होंगे। दूसरा क्या है कि जीवों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भी हमें क्या है, ज़रूरत, जनन की ज़रूरत है। क्या होता है यदि जीव जनन नहीं करते, तो यहाँ पे आंसर सही लिखा है कि यदि जीव जनन नहीं करेंगे तो वो विलुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखिए वर्कशीट नंबर 26 से आपका, जीवों में जनन की विभिन्न विधियाँ क्या है। तो जनन की दो विधियाँ हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक जनन के अंदर नर और मादा दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और अलैंगिक जनन के अंदर ये लिंग जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते, एक ही जीव जो है वो संतति को पैदा करता है। तो अपनी वर्कशीट नंबर 27 देखते हैं कि हम जानते हैं कि जनन एक जैविक क्रिया है। तो क्या कहता है, जंतुओं में जनन से ही 28 नंबर वर्कशीट है ये। तो हम यहाँ पे आगे जानते हैं, हम बढ़ चुके हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन की डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, क्या होती है कि एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए दो जीव यानी कि नर और मादा दोनों आवश्यक होते हैं, और एक जो अलैंगिक जनन होता है उसके अंदर एकल जीव एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त होता है। तो ये हुआ हमारा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो जैसा कि हम पिछली कक्षा में बढ़ चुके हैं कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं, ठीक है। तो नर और मादा जो इन्वॉल्व होते हैं उनके अंदर क्या होंगे, जनन अंग होंगे, जो सामान्यतः पादप के फूल में था, ठीक है। मैंने जैसे बताया आपको कि आपने क्लास 7th में अपना जो है पढ़ा था चैप्टर पादपों में जनन, तो उसके अंदर हमने फूल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। नहीं पढ़ी तो ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हो उस वीडियो को, और सजेस्टेड में भी आ रही होगी तो वहाँ से देख सकते हो, ताकि ये चैप्टर थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाए। तो सामान्यतः क्या होता है, पादप के फूल में स्थित होते हैं। जंतुओं में भी नर और मादा में अलग अलग जनन अंग होते हैं, ठीक है। तो जंतु जो होते हैं उनके अंदर भी नर और मादा अलग होते हैं, जैसे कि हमने फूल में पढ़ा था। तो जनन अंगों का एक मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य यहाँ होता है युग्मक का निर्माण करना, ठीक है। नर जो होता है वो नर युग्मक पैदा करता है, जो मादा है वो मादा युग्मक पैदा करती है। जैसे यहाँ देखो चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि नर युग्मक होता है हमारा शुक्राणु, ठीक है। इसको किसने पैदा किया है, नर ने पैदा किया है, नर के जनन अंग से पैदा हुआ है नर युग्मक। तो नर युग्मक का अगर नाम पूछा जाता है तो वो होगा आपका शुक्राणु। ऐसे ही मादा युग्मक है, मादा युग्मक को हम बोलते हैं डिंब या फिर अंडाणु। ये किसने पैदा किया है, तो ये जो है पैदा हुआ है मादा जनन अंग से। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इससे बनता है युग्मनज, ठीक है। युग्मनज बढ़ेगा, आगे जो है भ्रूण बनेगा, और भ्रूण से जो है एक नया जीव बन जाएगा। तो ये होता है जनन, ठीक है। जनन का मकसद ही क्या था, एक नया जीव उत्पन्न करना, ठीक है। आइए हम मनुष्यों के जनन तंत्र के बारे में जानते हैं और उनमें जनन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। तो मनुष्यों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो हमारा पहले है नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र को जानते हैं तो स्ट्रक्चर देख सकते हो, इसकी स्ट्रक्चर भी बना लेनी है अपनी कॉपी में। तो नर जनन तंत्र के आपके मुख्य भाग क्या है, 3 मुख्य भाग हैं। एक जोड़ा वर्षण होता है, 2 शुक्राणु नली होंगी और एक सीसन होगा। तो यहाँ पे देखो
थोड़ा सा डायग्राम को हम 1 सेकंड रुकेंगे, थोड़ा डायग्राम को हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको वर्षण है, सीसन है, ठीक है, शुक्राणु नली है। तो यहाँ पे होता क्या है, वर्षण से जो है शुक्राणु पैदा होते हैं, जिसको हमने नर युग्मक कहा था। नर युग्मक कहाँ से पैदा होते हैं, वर्षण से पैदा होते हैं, और यहाँ पे शुक्राणु नली से होते हुए कहाँ तक आते हैं, सीसन तक आते हैं, ठीक है। तो यही है हमारे मादा नर जनन तंत्र के भाग, क्या क्या, वर्षण, शुक्राणु नली और सीसन। तो वर्षण जो है शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन पैदा करता है। तो ये जो वर्षण है आप हमारा नर जनन तंत्र का भाग जो है वर्षण, इससे क्या क्या पैदा होते हैं, एक तो नर युग्मक जिसको हमने शुक्राणु कहा है। शुक्राणु कुछ इस तरह से दिखता है, सांप जैसा सा कुछ दिखता है, और जो है इसके अलावा यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बोलते हैं। लाखों शुक्राणु वर्षण द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है शुक्राणु कहाँ से पैदा होता है, तो शुक्राणु वर्षण से पैदा होता है और कहाँ जाता है, शुक्राणु नली में, और वहाँ से होते हुए सीसन में आ जाता है। तो ये जो हम शुक्राणु बोल रहे हैं ये एक एकल कोशिका है, कुछ इस तरह से दिखता है, एक कोशिका से बना हुआ होता है, लेकिन इनमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्य कोशिका से आधी होती है। गुणसूत्रों के बारे में आप अपनी आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बता देती हूँ यहाँ पे मैं गुणसूत्रों के बारे में कि गुणसूत्र क्या होते हैं। गुणसूत्र वो होते हैं जो बच्चे के अंदर गुण डालते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि इसकी जो आँखों का कलर है वो अपने फादर पे गया है, मदर पे गया है, ठीक है। तो वो गुणसूत्रों की वजह से होता है। कोई गुण जो है वो गुणसूत्र के माध्यम से पहुंचता है अगली पीढ़ी में, अगले जीव में गुणसूत्रों के माध्यम से पहुंचता है। हालांकि शुक्राणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। प्रत्येक में क्या क्या होते हैं, तो हम यहाँ पे शुक्राणु के भाग बढ़ रहे हैं। ये जो शुक्राणु एकल कोशिका है जो कि युग्मक है, नर युग्मक है, इसके भाग क्या होते हैं, एक सिर होता है, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। पूंछ जो है वो सांप की तरह ऐसे आगे पीछे होते हुए कहाँ तक पहुँचती है, शुक्राणु को अंडे की ओर ले जाने के लिए जो है होती है। जो ये पूंछ है शुक्राणु की क्या करती है, वो आगे पीछे होके शुक्राणु को अंडे की ओर ले जाने के लिए कोशिश करती है। शुक्राणु को गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है ताकि युग्मनज बनाने के लिए डिंब के साथ निषेचन हो सके, ठीक है। तो यही प्रोसेस पढ़ा था हमने नए जीव के बनने का, कि जब शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलेगा तो हमारा युग्मनज बनाएगा। तो युग्मनज कैसे बनेगा, तो जो शुक्राणु है वो पैदा हुआ है कहाँ से, यहाँ पे नर जनन तंत्र के अंदर वर्षण से पैदा हुआ है। वर्कशीट नंबर 27 से अपने आंसर देख लेते हैं। तो ये जो है स्टूडेंट्स के द्वारा भेजी हुई है, तो देखते हैं एक बार किसका कितना सही है। तो देखो, जनन को परिभाषित करना है, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच में अंतर बताना है। तो देखो यहाँ पे सभी जीव अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं। बहुत अच्छी राइटिंग भाई, बड़े अच्छा लिखते हैं बच्चे। देखो एक तो उत्पन्न ही स्पेलिंग गलत है, तो आपको सही कर लेनी है यहाँ से। देखो जनन को परिभाषित करना है, तो ये डेफिनेशन आपकी वर्कशीट के अंदर ही दे रखी है, तो सेम लिखनी है कि जितने भी जीव हैं अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं, इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा है, जनन कहा है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में बताना है। तो इस प्रकार का जनन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रकार देखते हैं अलैंगिक जनन। इस प्रकार के जनन को ऐसे लिख सकते हो, जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है उसको हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार नहीं लिखना, थोड़ा सा अपने आप से भी मॉडिफिकेशन करना चाहिए आपको। सेकंड क्वेश्चन देखो, लैंगिक जनन को परिभाषित करें, क्या यह पौधों में भी होता है। तो लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों का होना आवश्यक होता है। तो कुछ पौधों में भी लैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो पौधों के अंदर भी होता है। तो पौधे के अंदर फूल होता है जिसमें नर भाग और मादा भाग अलग से होता है। उसके लिए 7th क्लास का चैप्टर आप पढ़ सकते हो, पादपों में जनन। नर जनन तंत्र का चित्र आपको यहाँ पे बनाना है। तो नर जो जनन तंत्र है अब वो आपको चित्र अच्छे से बना लेना है अपना। इस तरह से कुछ हमने देखा था कि यहाँ पे वर्षण होगा, यहाँ पे वर्षण है, सीसन है, शुक्राणु नली है। तो वर्षण से जो है शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन पैदा होगा जो सीसन में जाएगा शुक्राणु नली से। तो नर युग्मक का क्या नाम है, इसका निर्माण कहाँ होता है। तो नर युग्मक का नाम क्या है, हमारा शुक्राणु है और इसका निर्माण वर्षण में होता है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गई होगी वर्कशीट आपको 26 और 27। आगे चलते हैं, 4th क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पे।
फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं कि दिए गए कथनों में सही गलत आपको बताना है। शुक्राणु एक एकल कोशिका नहीं है, तो ये गलत हो गया। शुक्राणु हमारी कैसी कोशिका है? एक एकल कोशिका है, ठीक है, तो ये गलत है आपका, तो गलत होगा ये। शुक्राणु कैसी कोशिका है? एकल कोशिका है। वृषण शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करते हैं, ठीक है, तो वृषण जो हमने पढ़ा था उसी से होता है निर्माण शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का, तो ये हमारा सही हो गया। तो ये हुई हमारी 26 और 27 वर्कशीट। यहाँ से कोई भी अगर डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आपकी पिछली जो वर्कशीट थी उसके अकॉर्डिंग हमने नर जनन तंत्र पढ़ा था और अब हम करने वाले हैं मादा जनन तंत्र। तो देखो, जंतुओं में जनन कर रहे हैं, जनन का मतलब भी आप समझ चुके हो और अब आपको पता है कि जनन दो तरह का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक जनन में हमने पढ़ा है कि जो नर और मादा हैं दोनों ही आवश्यक होते हैं, ठीक है, दोनों ही जीव मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मक का निर्माण करते हैं। तो मानव में भी जो नर और मादा हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं और उनके अंदर जो जनन तंत्र है वो भी अलग अलग होते हैं। तो पहले ही जो वर्कशीट थी उसके अंदर हमने नर जनन तंत्र पढ़ा था, अभी हम जो है मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे। मादा जनन तंत्र को देखा जाए तो कुछ इस तरह से आपका दिखता है। मादा जनन तंत्र के अंदर देखो क्या क्या स्ट्रक्चर होती हैं। एक अंडाशय होता है, अंडवाहिनी होती है और गर्भाशय होता है। एक एक समझते हैं। यहाँ पे आपको अंडाशय दिखाई दे रहा है, ये जो पाइप है ये दोनों साइड ही जो है क्या कहलाती है? अंडवाहिनी कहलाती है। और यहाँ पे जो है आपको गर्भाशय दिखाई दे रहा होगा। देखो, अंडाशय से क्या होता है ये चीज़ सुन लो। अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय से जो अंडाणु निर्माण हो रहा है वो अंडवाहिनी के थ्रू कहाँ पे आता है? गर्भाशय के अंदर आता है। तो गर्भाशय वो जगह होती है जहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जो बच्चा है वो विकास करता है, ठीक है, भ्रूण बन जाता है। भ्रूण के बाद बच्चे का विकास कहाँ पे होता है? तो गर्भाशय के अंदर होता है। तो यहाँ पे दो जोड़ी जो है अंडाशय है, मतलब एक जोड़ी जो है अंडाशय है, दो है टोटल। ऐसे ही दो ही अंडवाहिनी है, यानी कि एक जोड़ी यहाँ पे क्या है? अंडवाहिनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अंडाशय देखो, एक एक करके देख लेते हैं हम अंडाशय। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो सुन लो। यहाँ पे अंडाशय से जो है अंडाणु का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। तो अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है और अंडाणु क्या है? हमने पढ़ा था मादा युग्मक होता है। अंडाणु भी शुक्राणु की ही तरह, जैसे हमने शुक्राणु जो है नर जनन तंत्र के अंदर पढ़ा था, एक कोशिका का मिलके बना होता है, ऐसे ही जो हमारा अंडाणु है बच्चों वो भी एक कोशिका से मिलके बना होता है। स्त्रियों में प्रतिमाह दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में एक अंडाणु विकसित होता है जो अंडवाहिनी में जाता है, ठीक है। तो हर महीने जो है स्त्रियों के अंदर क्या होता है? दोनों अंडाशयों में से किसी भी एक अंडाशय से एक अंडाणु का निर्माण होगा और उसको जो ये अंडवाहिनी होती है कहाँ लेके जाती है? गर्भाशय के पास लेके जाती है। तो अंडवाहिनी क्या करती है? इसे डिंब वाहिनी या फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं और यह अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अंडवाहिनी क्या करती है? अंडाणु को अंडाशय से लेके और कहाँ पहुंचाती है? गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करती है। यहाँ पे शुक्राणु का अंडाणु से निषेचन होता है, तो ये चीज़ भी याद रखनी है कि शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कहाँ पे होता है, कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं अंडवाहिनी के अंदर। गर्भाशय का क्या काम होता है? तो गर्भाशय के अंदर जो हमने भ्रूण पढ़ा था, निर्माण होता है, उसका विकास होता है शिशु के अंदर। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, मादा जनन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम इसका बनाना है। मादा जनन अंगों के नाम बताने हैं। तो यहाँ पे नाम देखिए, यहाँ पे हमारे पास कितने नाम हैं? 3 नाम है। एक अंडाशय है, अंडवाहिनी है और गर्भाशय। तो ये 3 आपको लिखने हैं सेकंड कॉलम के अंदर, यही इसके आंसर होंगे। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? यह कहाँ निर्मित होता है? तो मादा युग्मक को हम क्या कहते हैं भाई? अंडाणु, ठीक है। मादा युग्मक किसको कहा है हमने? अंडाणु को कहा है। और ये कहाँ पे बनता है? तो ये बनता है अंडाशय के अंदर, ठीक है। बिल्कुल ईजी, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। शिशु का विकास मादा जनन तंत्र के किस भाग में होता है? तो बताइए कहाँ पे होता है? गर्भाशय के अंदर, ठीक है। गर्भाशय के अंदर जो है उसका विकास होता है, शिशु के अंदर विकास होता है। आगे जो है ट्रू और फॉल्स है, इसको सही गलत करके हमने निशान में लगाना है। यहाँ पे देखिए, अंडाणु एक एकल कोशिका नहीं है, गलत हो गया ये तो यहाँ पे। तो अंडाणु कैसी कोशिका है? एक एकल कोशिका। जैसे शुक्राणु एक कोशिका से मिलकर बना होता है, ऐसे ही अंडाणु भी एक कोशिका से मिलकर बना होता है। मानव का अंडाणु बहुत बड़ा होता है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। मानव का अंडाणु अगर बड़ा होता तो उसको हम क्या कर सकते थे? देख सकते थे।
आँखों से ही देख पाते, लेकिन ये जो एक कोशिका जितनी भी पढ़ते हो उसको हम आँखों से नहीं देख पाते। स्त्रियों में प्रतिमाह दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में विकसित अंडाणु अंडवाहिनी में जाता है। हाँ, तो ये आपका ट्रू है, ठीक है, ये दोनों आपके रॉन्ग हो जाएंगे और ये जो है ट्रू हो जाएगा। तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 28, 26, 27, 28 हम कर चुके हैं। अब करते हैं 29 वर्कशीट। अब हमें वही करनी है अपनी वर्कशीट नंबर 29, जंतुओं में जनन हम कर ही रहे हैं। तो देखो, हम सभी जानते हैं कि हम और हमारे भाई बहनों के कुछ लक्षण अपने माता पिता, ठीक है, उनसे मिलते हैं, कुछ लक्षण अपने पिता से मिलते हैं, कुछ आपके लक्षण माता से मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसे जानने के लिए हम निषेचन प्रक्रिया को समझेंगे। तो निषेचन प्रक्रिया होती क्या है, उस चीज़ को समझो। निषेचन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी यहाँ से बनती है। क्या होती है, जब नर युग्मक यानी कि जो शुक्राणु है और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु है, जब वो मिल जाते हैं, संलयन हो जाता है, तो उसी क्रिया को हम निषेचन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु को मैं लिख रही हूँ शुक्र, तो शुक्राणु प्लस अंडाणु इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, यहाँ पे युग्मनज निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। शुक्राणु हमारा क्या है, नर युग्मक है, अंडाणु हमारा मादा युग्मक है, तो इन दोनों के मिलने से युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज आगे जब बढ़ेगा तो उससे भ्रूण का निर्माण होगा। तो भ्रूण हत्या नामक आपने चीज़ें सुनी होंगी, है ना। तो यहाँ पे भ्रूण का निर्माण होगा और भ्रूण आगे बढ़ के जो है छोटा बेबी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ समझ आ गया होगा निषेचन क्या होता है। निषेचन भी दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक निषेचन और एक बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन यानी कि अंदर, ठीक है, जब जो है नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन कहाँ पे होता है, मादा शरीर के अंदर होता है, तो उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गा इत्यादि, इन सभी के अंदर हमारा कौन सा निषेचन है, आंतरिक निषेचन है। इसके अलावा बाह्य निषेचन, तो ऐसे निषेचन प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन कहेंगे। जैसे किसके अंदर होता है, ये मेंढक के अंदर, मछली, टोड के अंदर। तो इसको पूरा एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं। जैसा कि हमें पता है कि बाह्य निषेचन कहाँ पे होता है, जो भी आपके जलीय जंतु होते हैं उनके अंदर होता है। तो इस प्रक्रम में होता क्या है, जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे दे देती है, ठीक है, और जेली की परत से ये जो है सुरक्षित रहते हैं। जो अंडे हैं वो कैसे सुरक्षित रहते हैं, जेली की परत से। तो जैसे ही जैसे ही मादा अंडे देती है तो उसी समय जो नर है उन पे शुक्राणु छोड़ देता है, और प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ से हिलते हुए उधर तैरेगा जहाँ पे अंडाणु है, और जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है तो क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। यहाँ निषेचन जल में होता है। तो यहाँ पे जो निषेचन है वो मादा शरीर के बाहर हो रहा है, और मोस्टली यानी सामान्यतः ये कहाँ पे होता है, जो जलीय जंतु होते हैं ना उनके अंदर, जैसे यहाँ पे फिश दिखा रखी है, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये शुक्राणु छोड़ता हुआ नर है, अंडाणु छोड़ती हुई मादा है। ये शुक्राणु छोड़ दिया इसने और अंडाणु छोड़ दिया, तो ये मिल जाएंगे जल में और उससे निषेचन हो जाएगा, ठीक है। तो अब जानते हैं अपना परखनेलु शिशु के बारे में। तो परखनेलु शिशु तो आपने सुना ही होगा। तो परखनेलु शिशु के बारे में जानते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा ये। देखो क्या होता है कि जब हमने मादा जनन तंत्र पढ़ा था तो हमने एक अपना अंग पढ़ा था, अंडवाहिनी, ठीक है। क्या होता है कई केसेस में कि अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं, ठीक है, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु का मार्ग रुक जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ी थी, इस तरह से हमारा यहाँ पे अंडाशय है, यहाँ जो है गर्भाशय होता है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर हमने की थी अपने मादा जनन तंत्र की। तो ये था हमारा मादा जनन तंत्र। तो ये अंडाशय है, ये अंडवाहिनी है या डिंब वाहिनी बोल सकते हो, फेलोपियन ट्यूब भी हमने इसको नाम दिया था। तो क्या हो जाती, कई बार रुक जाती है, और हमें पता है कि जो निषेचन है वो अंडवाहिनी के अंदर ही होता है, लेकिन यहाँ तो रास्ता रुक ही गया है, यहाँ पे अंडाणु है और शुक्राणु आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो निषेचन कैसे होगा, निषेचन नहीं हो पाएगा। तो इस केस में जो है ऐसी स्त्रियाँ शिशु भी उत्पन्न नहीं कर पाएंगी। लेकिन ऐसी स्थिति में डॉक्टर कैसे करते हैं, तो वो जानो। ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर हैं वो अंडाणु और शुक्राणु को इकट्ठा कर लेते हैं और उनको उचित माध्यम में, यानी कि जैसे अच्छी जगह, ऐसी जगह जहाँ पे वो जीवित रह सके, वहाँ रखेंगे कुछ घंटों के लिए। फिर जो है उसको IVF यानी कि इन विट्रो निषेचन करवाएंगे उसका, ठीक है, यानी कि ट्यूब के अंदर एक पर्टिकुलर जगह पे जो है कंडीशंस के अंदर उसको क्या करवाएंगे, निषेचित करवा देंगे।
अगर निषेचन हो जाए तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, बाहरी विकसित करवाएंगे, उसके बाद उसको माता के गर्भाशय में स्थित किया जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो गर्भाशय है वो क्या करवाता है, वहाँ पे बच्चे का विकास होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बच्चे का विकास कहाँ पे होता है मादा जनन तंत्र में, तो गर्भाशय के अंदर जो है बच्चे का ग्रोथ होता है। तो माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है और शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है और इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो परखनली के अंदर ही जो है विकसित हुआ है। बच्चा जो है वो कहाँ पे विकसित हुआ है, माता के गर्भ से ही विकसित हुआ है, लेकिन उसको निषेचित करवा के वहाँ अंडाणु शुक्राणु को निषेचित करवा के गर्भाशय के अंदर स्थापित करवा दिया जाता है, जहाँ पे उसकी ग्रोथ होती है। तो इस तरह से जो पैदा हुए हैं बच्चे उनको परखनली शिशु कहा जाता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निषेचन किसे कहते हैं? यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में होती है? तो निषेचन प्रक्रिया क्या है? शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की जो प्रक्रिया है उसे ही निषेचन प्रक्रिया कहा जाता है। और ये कहाँ पे होती है? तो ये जो है आपकी डिंब वाहिनी या फिर अंड वाहिनी के अंदर होती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में क्या अंतर होता है? 2 अंतर आपको बताने हैं यहाँ पे। तो आंतरिक निषेचन जो है नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन, अगर मादा शरीर के बाहर अंदर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहा था। उदाहरण बता सकते हो। ये जो आंतरिक निषेचन है जितने भी जो है स्थलीय जीव है मोस्टली उनके अंदर होता है और बाह्य निषेचन जलीय जीवों के अंदर होता है। तो ये दूसरा डिफरेंस आप कर सकते हो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब हमारे थर्ड क्वेश्चन के अंदर शुक्राणु और अंडाणु का संलयन यहाँ पे कहलाता है निषेचन। बी देखो, गाय और मनुष्य में डैश निषेचन होता है। तो कैसा निषेचन होता है? यहाँ पे आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन जलीय जंतुओं में होता है। तो ये 3 जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, निषेचन, आंतरिक निषेचन और जलीय। IVF का पूरा नाम क्या है? तो IVF का पूरा नाम भी लिख सकते हो। इस IVF का पूरा नाम है इन विट्रो निषेचन। इन विट्रो निषेचन पूरा नाम होता है हमारे IVF का। IVF मतलब इन विट्रो निषेचन, यानी कि शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन करवाना ही क्या कहलाता है? IVF कहलाता है। तो ये हुई हमारी वर्कशीट नंबर 29। अब देखते हैं वर्कशीट नंबर। तो अब हम जानते हैं कि निषेचन के बाद क्या होता है। निषेचन क्या होता है? जब अंडाणु शुक्राणु मिल जाते हैं तो उस क्रिया को हमने निषेचन नाम दिया है। तो निषेचन के बाद नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है? दोनों युग्मकों के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। इसके बाद होता है युग्मनज के निर्माण के बाद भ्रूण का विकास होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बन जाता है जो कि भ्रूण में विकसित हो जाता है। युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है जिसे भ्रूण कहते हैं। कोशिकाएं तब समूह बनाने लगती हैं जो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित होते हैं। इस विशाल विकासशील संरचना को भ्रूण कहा जाता है। देखो यहाँ पे निषेचन करते हुए दिखाई दे रहा है, ओवम जो है स्पर्म के साथ मिल रहा है, यानी अंडाणु शुक्राणु मिल रहे हैं, तो युग्मनज का निर्माण हो रहा है और इस युग्मनज के अंदर विभाजित होती हुई कोशिकाएं दिख रही हैं। ये कोशिकाएं जो है अलग अलग अंगों का निर्माण कराएंगी, जैसे कि दिल का निर्माण, ब्रेन का निर्माण, यानी कि मस्तिष्क का निर्माण और इस तरह के बहुत सारे ऑर्गन। तो इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारी और भी कोशिकाएं हैं। तो ऐसी ही संरचना को भ्रूण कहा जाता है। तो भ्रूण जो है वो गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता रहता है और धीरे धीरे शरीर के अंगों जैसे कि हाथ है, पैर, सिर, आँख, कान आदि का विकास हो जाता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जाए तो उसे हम गर्भ कहते हैं। तो गर्भ क्या है? जब भ्रूण की अवस्था ऐसी होती है कि उसके शरीर के सारे अंगों की पहचान की जा सकती है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो नवजात शिशु जन्म लेता है। अब जांचते हैं क्वेश्चंस को। इससे पहले जो है डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पे अंडाशय है, अंडाशय से होते हुए अंडाणु कहाँ तक आ रहा है? जहाँ ये जो है फैलोपियन ट्यूब है, इसी के अंदर शुक्राणु के साथ निषेचन होगा और यहाँ पे जो गर्भ है वो गर्भाशय की दीवार में, गर्भाशय की भित्ति में रोपित हो जाएगा। इसके बाद ये देख सकते हो रोपित भ्रूण और फीटस इन द यूट्रस, कैसे जो है डेवलपमेंट हो रही है यूट्रस के अंदर फीटस की, वो देख सकते हैं। तो स्वयं को जांचने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं 4, उनको देखते हैं। एक युग्मनज और गर्भ के बीच में क्या अंतर है? तो युग्मनज क्या चीज़ है? युग्मनज जो है अंडाणु और शुक्राणु के मिलने के यानी कि संलयन होने के बाद बनी हुई संरचना है, जबकि गर्भ क्या है?
गर्भ ऐसी स्थिति है युग्मनज की जिसके अंदर ये पहचान की जा सकती है, शरीर के अंगों की पहचान की जा सकती है। ठीक है, तो भ्रूण की वो अवस्था होती है गर्भ जिसमें हम शरीर के सभी अंगों को पहचान सकते हैं। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? यहाँ से देख सकते हो भ्रूण जो है गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। तो कहाँ पे? गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय की दीवार पे रोपित होता है। परिभाषित करना है भ्रूण और गर्भ को, तो दोनों डेफिनेशन ही ऊपर दी हुई है, गर्भ की यहाँ पे ले सकते हो, ऊपर भी दी हुई है भ्रूण की। सही गलत को लिखना है, सही और गलत यहाँ पे हम छाटेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है तो उसको युग्मनज कहते हैं। तो ये यहाँ पे आपका रोंग होगा। वो कोशिका क्या होगी जो ये मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ करती है? तो युग्मनज होता है। इन चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना, युग्मनज होती है। युग्मनज नया जीव बनाता है, लेकिन युग्मक जो है वो नर से पैदा हुआ युग्मक है। ठीक है, निषेचन के बाद अंडाणु एक पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है। तो निषेचन के बाद जो अंडाणु है वो क्या हो जाता है? एक ही कोशिका बन जाता है। तो ये सही है। निषेचन के परिणाम स्वरूप एक युग्मनज बनता है। जब निषेचन होता है तो उसके बाद में युग्मनज ही बनता है, यह हमने किया था। एक भ्रूण एक एकल कोशिका से बना होता है, लेकिन भ्रूण के अंदर तो बहुत सारी कोशिकाएं होती है, जैसे कि हमने पढ़ा। तो ये यहाँ पे आपका रोंग हो जाएगा। तो ये थी पूरी एक्सरसाइज पार्ट। स्वयं को जांचे, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रखना। किसी भी डाउट के केस में कमेंट कर सकते हो। तो करते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 31। तो अब हमें अपनी वर्कशीट नंबर 31 करनी है, जिसके अंदर हम निषेचन भी कर चुके हैं, बाहरी निषेचन, आंतरिक निषेचन आप कर चुके हैं। तो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। बाहरी निषेचन के रूप में जाना जाता है, और दूसरा वह है जहाँ शुक्राणु अंडे का संलयन अंदर होता है। ये हम चीज़ें कर चुके हैं। तो हम डायरेक्ट आते हैं अंडपरजक और जरायुज के ऊपर। देखो, अंडपरजक यानी कि जहाँ पे अंडे का निर्माण होता है, ऐसे जंतु जो कि अंडा के रूप में, अंडे के रूप में जानवरों को जन्म देते हैं। ये जानवर क्या देते हैं? अंडे देने वाले। तो सिंपली बोल सकते हो कि जानवर क्या देते हैं? अंडे देते हैं। आंतरिक निषेचन होता है, निषेचन आंतरिक ही होगा, लेकिन भ्रूण का विकास बाहरी साधनों से होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जो कबूतर है या कुछ और पक्षी हैं वो अपने अंडे को सेते हैं, तो वो एक विशेष जो है तापमान देते हैं अपने अंडों को, ताकि उनकी वृद्धि हो सके। तो इसके बाद जो भ्रूण है उसको परिपक्व होने में टाइम लगेगा, और अंडे का आवरण जब कठोर जो होता है, अंडे का आवरण कठोर होता है तो वो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद जब परिपक्व हो जाएगा तो वो आवरण टूट जाएगा, और जो बेबी है वो बाहर निकल आएगा कुछ इस तरह से, जैसे चूजे को देखा होगा। उदाहरण के लिए इसमें क्या आते हैं? पक्षी है, मेंढक है, मछलियाँ हैं। तो जरायुज में पढ़ते हैं। जरायुज ऐसे जीव होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं जो संतान को जन्म देते हैं। ठीक है, तो संतान को जन्म देने वाला जानवर को ही यहाँ पे जरायुज कहा जाता है। तो निषेचन और भ्रूण का विकास दोनों यहाँ पे महिला के शरीर के अंदर होते हैं, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य आदि। तो बिल्ली जो है, बिल्ली अपने बच्चों को ही जन्म देती है, अंडे देते हुए नहीं देखा आपने, तो कैसी जंतु है? जरायुज है। मनुष्य भी ऐसा ही जंतु है, कुत्ते, बिल्ली। ठीक है, ये सभी क्या हैं? हमारे जरायुज हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस हम अच्छे तौर पे देखते हैं अपने अंडपरजक और जरायुज के बीच में। यहाँ पे पहला आधार हम लेके चल रहे हैं अर्थ। तो अंडपरजक का अर्थ हम कर चुके हैं, अंडे जो देते हैं। जरायुज यानी कि जो युवा को जन्म देते हैं। निषेचन कैसे होता है? तो दोनों तरह का निषेचन हो सकता है, बाहरी भी, आंतरिक भी। आंतरिक मतलब जो महिला के शरीर के अंदर जो है कैसा निषेचन होता है, जो महिला के शरीर के अंदर निषेचन हो, आंतरिक था। बाहरी यानी कि बाहर, जैसे मछलियों के अंदर हमने किया था। तो आंतरिक होता है सिर्फ जरायुज में। जरायुज यानी कि जो जन्म देते हैं युवा को, उसके अंदर सारा जो निषेचन है वो आंतरिक होता है। भ्रूण को पोषक तत्वों की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो भ्रूण को अंडे की जर्दी से सारे पोषक तत्व यहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन जो जरायुज है उसके अंदर माँ से सारे पोषक तत्व मिलते हैं भ्रूण को। जीवित रहने की संभावनाएं कैसी होती हैं? तो इसके अंदर चूँकि बाहरी वातावरण में
अंडे रखे जाते हैं तो थोड़ी कम होती है, लेकिन यहाँ पे पोषण और देखभाल माँ द्वारा प्रदान की जाती है तो यहाँ पे जो जीवित रहने की संभावना वो ज़्यादा होती है। उदाहरण यहाँ पे देख सकते हो मछली, उभयचर, कीट, पक्षी, सरीसृप, ठीक है, ये सभी सरीसृप मतलब कि सांप वगैरह जो होते हैं उनके अंदर भी अंडपरजक उनको कहा जाता है क्योंकि वो अंडे देते हैं। जरायुज में आते हैं मनुष्य, कुत्ते, हाथी, बिल्लियाँ। अब देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो अंडपरजक जंतुओं के भ्रूण का पोषक तत्व कैसे मिलते हैं, तो इसके जो पोषक तत्व हैं वो अंडे की जर्दी से मिलते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको कि भ्रूण को अंडे की जर्दी से इसके सारे पोषक तत्व मिलते हैं। अंडपरजक और जरायुज जंतुओं के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। बिल्कुल इतने सारे हमने अंतर किए हैं तो 2 अंतर तो आप बिल्कुल आसानी से लिख देंगे। निम्नलिखित जानवरों को अंडाकार और जीवक यानी कि जरायुज के रूप में वर्गीकृत करना है। तो कीड़े, ठीक है, कीड़े बताना है कैसे होते हैं। तो कीड़े जो हैं वो अंडपरजक होते हैं। बाघ जो है, बाघ कैसा होता है, वो जरायुज। मछली ऐसे ही अंडपरजक है, इंसान फिर से जरायुज है। तो ये हुई हमारी एक्सरसाइज पोर्शन। हम अपना पूरा चैप्टर ही वर्कशीट के थ्रू करने वाले हैं, तो अब करते हैं वर्कशीट नंबर 32। तो देखिए आपकी वर्कशीट नंबर 32 है। यहाँ पे देखो जंतुओं में जनन ही हमारा चैप्टर अभी तक चल रहा है भाई, 33 पे लास्ट होगा। तो यहाँ देखो कायांतरण क्या चीज़ होती है, कायांतरण, ठीक है, यानी कि काया जो है वो बदल गई है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि जो मानव है, शेर है, कुत्ते आदि सभी जीवों की संतान जन्म के समय अपने माता पिता से मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि जो बिल्ली है वो अपने जैसे ही बच्चे को देती है, जन्म देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे भी जीव है जिनकी संतान जन्म के समय अपने माता पिता से नहीं मिलते। ठीक है, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बिल्कुल अपने माता पिता से नहीं मिलते। जैसे कि अगर आप देखोगे अपना मेंढक, तो मेंढक जो है अंडों को जन्म देता है। इसके बाद जो है वो अलग अलग स्टेज से होते हुए मेंढक बनता है। ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे, तो बने रहना है चैप्टर के साथ। ये देखिए, इसके अलावा रेशम कृमि यानी कि रेशम जो कीट होता है उसके साथ भी ऐसा ही होता है। वहाँ पे अंडा जो है अंडे दिए जाते हैं मादा द्वारा, जो कि लार्वा या इल्ली में बदलेंगे, कैटरपिलर में बदलेंगे। इसके बाद कीट में, जो कि आपने चैप्टर अपनी 7th क्लास में भी पढ़ा होगा रेशम कीट के बारे में। तो हम देखते हैं कि रेशम के कीट का कैटरपिलर या प्यूपा वयस्क कीट से बहुत अलग दिखता है। यहाँ वयस्कों में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। मेंढक इस प्रकार के जंतुओं का एक अन्य उदाहरण है। ठीक है, तो रेशम का कीट और जो मेंढक है वो कायांतरण को शो करते हैं। ठीक है, तो मेंढक के जीवन चक्र में भी 3 अलग अलग चरण होते हैं। यहाँ पे अंडे होते हैं, अंडे होने के बाद अंडे टैडपोल या लार्वा में विकसित होंगे और इसके बाद वयस्क का निर्माण होगा। तो मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है जिसे टैडपोल कहा जाता है। यहाँ पे अंडे दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद कुछ इस तरह से टैडपोल का निर्माण होता है। टैडपोल में मछलियों की तरह पूंछ और पंख होते हैं, वह मछलियों की तरह पानी में तैरने में भी सक्षम होता है। इसी तरह से मेंढक थोड़ा सा अलग होता है, मेंढक भी पानी में तैर सकता है, हमें पता है। तो एक वयस्क मेंढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं और अब वह कूदने और तैरने में सक्षम हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि लार्वा का जो क्या है, कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की जो क्रिया है उसको कायांतरण कहा गया है। यानी कि पहले तो जो उसका शरीर है वो अलग तरह का था। ठीक है, जो लार्वा था वो कुछ अलग तरह से दिख रहा था, उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आए, बहुत सारे चेंजेज आए, उसके बाद वो वयस्क जंतु में बदला है। तो इसी प्रक्रिया को बच्चों क्या कहा है, कायांतरण कहा है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने शरीर के कुछ परिवर्तन देखते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारा भी कायांतरण होता है? बिल्कुल नहीं होता। इसको कायांतरण नहीं कहेंगे हम, क्योंकि हमारे जो हाथ पैर वो विकसित हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, साइज बढ़ रहा है उनका, लेकिन वो चेंज तो नहीं हो रहे ना। तो हमारी जो है कायांतरण नहीं होता। कायांतरण आप समझ गए होंगे कि जैसे कि अंडे से पहले इस तरह का जीव बन रहा है जिसको हमने टैडपोल कहा है। टैडपोल के बाद जो है ये क्या बनता है, एक वयस्क मेंढक बनता है। तो यहाँ पे टैडपोल बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, मेंढक बिल्कुल अलग है और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक भी अलग है। क्योंकि टैडपोल तो पानी के अंदर तैर सकता है, लेकिन ये कूद सकता है, तैर सकता है ना। मेंढक जो है चल सकता है, तो थोड़ा अलग हो गया। अब आगे देखो, आपको जो है क्वेश्चन के हल देने हैं। यहाँ पे कायांतरण को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो कायांतरण क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि लार्वा का कुछ भयानक लिख सकते हो, भयानक ज़्यादा बड़ा वर्ड हो जाएगा। उग्र का मतलब भयानक ही होता, बड़े होता है,
कुछ बड़े लिख सकते हो। कुछ बड़े परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में जो बदलने की प्रक्रिया है उसी को कायांतरण कहा जाता है। तो किसके अंदर होता है ये? मेंढक के अंदर, रेशम के कीट के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कवर अप है, रेशम के कीड़े के जीवन चक्र की संक्षेप में व्याख्या करें। तो यहाँ पे रेशम के कीट के लिए आप ये सारा लिख सकते हो कि रेशम के कीट के जीवन चक्र के अंदर हम क्या करते हैं। हमने पढ़ा था अपनी 7th क्लास के अंदर कि मलबरी लीव यानी कि जो सतूत के पत्ते होते हैं उन पे अंडे दिए जाते हैं, उससे जो है वो इल्ली या लार्वा बनता है, कैटरपिलर बनता है, प्यूपा, इसके बाद कीट का निर्माण होता है। तो यही पूरी क्या है? लाइफ हिस्ट्री है, जीवन चक्र है कि रेशम के कीट का। मेंढक के जीवन चक्र का चित्र सहित समझाइए। तो मेंढक के जीवन चक्र को भी आप ये वाला चित्र बना के समझा सकते हो। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए ये आपका आंसर रहेगा। अंडे बना के दिखाने हैं, आरंभी टैडपोल है, बाद का टैडपोल जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और वयस्क मेंढक ये आपका दिखाया हुआ है। क्या मनुष्यों में कायांतरण होता है? समझाइए। तो मनुष्यों में कायांतरण नहीं होता। आप इसके अंदर कैसे लिखेंगे कि मनुष्य कायांतरण नहीं शो करते, यानी कि मनुष्यों में कायांतरण नहीं होता क्योंकि हमारे जो है अंगों की वृद्धि होती है। ये लिख सकते हो यहाँ पे, मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग और लक्षण मौजूद होते हैं। तो इसे हम कायांतरण नहीं कहेंगे, इसे हम वृद्धि कहेंगे। ओके, सो ये यहाँ पे वर्कशीट क्लियर होगी। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए अगेन आप कमेंट कर सकते हो। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है बच्चों, ताकि आपके जैसे बच्चे ही यहाँ से फ़ायदा उठा सके, पढ़ सकें। तो हमें भाई पता है कि जो जनन है वो दो तरह का है, एक लैंगिक जनन किया था, एक हमने अलैंगिक जनन किया था। तो लैंगिक जनन में हमने बहुत सारे उदाहरण किए हैं। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में, अलैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, इसके अंदर क्या था कि जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव से जो है क्या होते थे, बच्चे पैदा हो रहे थे, यानी कि केवल एक ही जीव भाग लेता है, उसको अलैंगिक जनन कहा है। जैसे उदाहरण के लिए हाइडा पढ़ सकते हो, ईस्ट में मुकुलन होता है, अमीबा में द्विखंडन होता है। तो ये सारे उदाहरण हैं जिसके अंदर हम हाइडा में मुकुलन करने वाले हैं और अमीबा में द्विखंडन करने वाले हैं। हाइड्रा, तो हाइड्रा एक इस तरह से जो है जीव दिखाई देता है। हाइड्रा के शरीर पर एक या दो से अधिक उभार जैसी संरचनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे जो है छोटी सी संरचना उभर रही है, जिसको यहाँ पे नाम दिया है इन्होंने किसका? मुकुल का। ये जो है यहाँ पे मुकुल दिखाई दे रही है, मुकुल जो है बढ़ रही है। यहाँ देखो और साइज बढ़ रहा है, 4th नंबर पे और भी ज़्यादा साइज यहाँ पे बढ़ता हुआ। तो ये मुकुल धीरे धीरे विकसित कर रही है। विकसित होकर ये मुकुल जो है मातृ जीव से अलग हो जाती है, यानी कि ये माता है, इस तरह से मान सकते हो इसको, ये इससे अलग हो जाएगी और इस प्रकार एक हाइड्रा नया बन जाएगा। ईस्ट जैसे जीवों में यह उभार जनक जीव कोशिका से जुड़े होते हैं। इसी तरह से ईस्ट भी होता है। ईस्ट भी एक सिंगल सेल होती है जिसके ऊपर इस तरह से आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे तो पूरी सीरीज भी बन जाती है जिसको जो है श्रृंखला का नाम दिया जाता है। ईस्ट के अंदर इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। तो हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार का जो जनन है उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पे मुकुल निकल रही इसको के लिए हमने इसको मुकुलन नाम दिया है। अब हम पढ़ते हैं अमीबा में द्विखंडन। देखो अमीबा तो हमें पता ही है एक कोशिकीय जीव होता है, और द्विखंडन यानी कि दो भागों में बंट जाना। जैसे कि अमीबा है, एक कोशिका है, तो यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो दो भागों में विभाजित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद थोड़ा सा बचता है और फाइनली यहाँ पे दो कोशिकाएं बन जाती हैं। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये आपको याद रखना है, जिसमें अलैंगिक जनन की क्रिया एक केंद्रक के दो केंद्रकों में विभाजित होने से शुरू होती है। देखो यहाँ पे केंद्रक विभाजित हो रहा है। इसके बाद अमीबा कोशिका भी दो भागों में बंट जाती हैं, जिसके हर भाग में एक केंद्रक होता है। तो ये फाइनली दो कोशिकाओं में बंट रही है और दोनों का ही अलग अलग केंद्रक आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अंत में एक अमीबा से दो संतति अमीबा बनते हैं। ऐसा जनक जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करता है तो उसको हम द्विखंडन कहते हैं। तो काफ़ी ईजी चैप्टर था ये, हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसके क्वेश्चन देख के हम चैप्टर को एंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखो, मुकुलन और द्विखंडन को परिभाषित कीजिए। तो द्विखंडन की परिभाषा हमने अभी की है। ऐसा जनन प्रक्रिया लिख सकते हो जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। और इधर यहाँ पे मुकुलन के अंदर क्या लिखेंगे कि
ऐसे जीवन की प्रक्रिया या ऐसा जनन प्रक्रिया जिसके अंदर मुकुल से नया जीव विकसित होता है उसे हम मुकुलन कहते हैं। ऐसे जीवों के उदाहरण दें जहां मुकुलन और द्विखंडन को देखा जा सकता है। तो मुकुलन जो है किसके अंदर हो रहा है, हाइड्रा और ईस्ट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो द्विखंडन है वो आपके अमीबा में हो रहा है, तो बिल्कुल देख के लिख सकते हो आप। अलैंगिक जनन में नए जीव को जनक जीव की प्रतिलिपि क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन कर रहा है कि अलैंगिक जो जनन हुआ है भाई, तो नया जीव जो बन रहा है वो बिल्कुल जिससे बना है उस जैसा ही होता है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि वो इस कोशिका से, इस एक जीव से मिलके बना है, तो वो उसकी प्रतिलिपि होता है, ब्लूप्रिंट होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर दो जीव होते तो दोनों के गुणधर्म मिलके एक तीसरा जीव बनाते, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही जीव है, उससे जो जीव बनेंगे वो बिल्कुल उसी तरह दिखाई देंगे, उसकी प्रतिलिपि होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, देखिए अलैंगिक जनन में नए जीव को जनक जीव की प्रतिलिपि क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो जीव है उसका निर्माण एक ही जीव से होता है, तो विभिन्न गुणधर्मों का कोई मिलाप नहीं होता, इसलिए वो उसकी प्रतिलिपि होती है। तो सुन के भी लिख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, अमीबा में द्विखंडन का चित्र सहित वर्णन कर। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए आपको जो है अमीबा और हाइड्रा में जो मुकुलन का हमने चित्र किया है वो दोनों ही चित्र बना के आपको समझाने हैं। जैसे कि अमीबा के अंदर ये वाला चित्र आपको बनाना है और हाइड्रा के अंदर ये वाला चित्र बना के हम समझा सकते हैं कि कैसे द्विखंडन और मुकुलन होता है। तो ये थी आज का चैप्टर हमारा, जंतुओं में जनन पूरा हो गया है।